गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस वर्चुअल वीडियोज में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दीपावली की छुट्टियों के बाद राज्य सरकार के द्वारा पुनः 15 दिन के लिए कॉलेज खोलने की अवधि बढ़ा दी गई है। इस दौरान हम फिर वापस दोबारा आपसे वर्चुअल वीडियो के द्वारा जुड़ रहे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने इन वीडियोज का पूरा लाभ उठाया होगा। आपके लिए हमने अनेक विषयों के अनेक प्रकरणों पर वीडियोज बनाए हैं और इन वीडियोज का आपने पूर्ण लाभ उठाया होगा। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियोज नहीं देखे हैं वो YouTube के चैनल भगवती टीटी कॉलेज पर जाकर के और भगवती पीजी कॉलेज पर जाकर के आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। भगवती टीटी कॉलेज के YouTube चैनल पर हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोज अवेलेबल हैं और आप अपने क्लास और प्रकरण के हिसाब से इन वीडियोज को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं BSc B.Ed BA B.Ed थर्ड ईयर के संदर्भ में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम जो है आज जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो भाषा और साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। दोनों लगने में, दिखने में, बोलने में, महसूस करने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें अंतर है। भाषा और साहित्य दोनों एक डिफरेंट बेस हैं। डिफरेंट बेस से तात्पर्य हो गया भाषा एक कॉन्सेप्ट, एक संपूर्ण संप्रत्यय है, जबकि साहित्य उसका एक रूप। यूं कहें कि हम भाषा को अगर पहचानना चाहें, देखना चाहें तो उसके लिए साहित्य की आवश्यकता होगी। किसी भाषा के दोनों रूप हमारे सामने आते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप, लेकिन साहित्य का हमारे सामने ज्यादातर जो रूप सामने आता है वो आता है लिखित रूप। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। आज हम सबसे पहली बात तो ये करना चाह रहे हैं कि भाषा और साहित्य के बीच में डिफरेंट क्या है, बारीक कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है। कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम देखने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कॉपी, नोटबुक, पेन के माध्यम से इसको लिख सकते हैं और एक प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। विषय आपका पाठ्यक्रम के पार भाषा है और प्रकरण है आपका भाषा एवं साहित्य, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसके संदर्भ में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला जो आता है वो डिफरेंट करते हैं हम। भाषा जो है वो क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। अंडरलाइन कर लेना किसको, संप्रेषण को। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य जो है वो अभिव्यक्ति का माध्यम है। देखो दोनों में अंतर है। मैं यहाँ संप्रेषण को और अभिव्यक्ति को आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। पहला अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण कम्युनिकेशन, यानी कहने का मतलब विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। अब वो आप लिखित में पहुंचाएं या आप मौखिक रूप में पहुंचाएं, ये मायने नहीं रखता है। बात ये रखता है कि आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आपको भाषा की आवश्यकता होगी। बिना भाषा के आप विचारों को मतलब यहाँ अपने विचार ही नहीं है, किसी के भी विचार, किसी भी प्रकार के विचार, दूसरे के विचार, अपने विचार, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अर्थात निर्देश या वार्तालाप या संदेश या दूसरे के विचारों को जो भी कोडिंग या आप वहां दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको भाषा की आवश्यकता होगी। जबकि हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य यहाँ पर मन के खुद के विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका है। कहने का मतलब है आप जो भी अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति का मतलब हो गया है यहाँ पर खुद के उपजे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है वह साहित्य है। साहित्य के माध्यम से व्यक्ति अपने मन में जो उपजे विचार है, जो उसके श्रम के द्वारा जो अभिव्यक्त किए जाते हैं, उनको पहुंचाने का माध्यम है। तो यहाँ अंतर समझ में आ गई।
हम दिन भर एक दूसरे से जो वार्तालाप करते हैं वो संप्रेषण है। जब एक दूसरे से हम जो वार्तालाप करके एक दूसरे से कोडिंग इनकोडिंग करते हैं वो संप्रेषण है। संप्रेषण कोडिंग और इनकोडिंग का ही रूप है। संप्रेषण कोडिंग और इनकोडिंग से ही समझ में आता है। मैंने जो कहा उसको अगर आपने उसी अर्थ में समझ लिया, मैंने जो कहा कोडिंग और आपने उसको जो समझा वो इनकोडिंग, तो संप्रेषण का तात्पर्य यहाँ पर यह हो गया कि एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति के विचारों तक पहुंचाने का साधन जो है वो, इसमें संप्रेषण में जो बात कही जाती है उसका अर्थ उसी प्रकार से लिया जाता है। जबकि साहित्यिक जो अभिव्यक्ति होती है इसमें अर्थ प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। ज्यादातर इसमें अप्रत्यक्ष अर्थ होता है। तो साहित्य मन की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो पहली बात आपकी समझ में आ गई होगी कि साहित्य भाषा संप्रेषण का माध्यम है और साहित्य अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब हम दूसरे अंतर की बात करते हैं तो दूसरा अंतर भी बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिए। भाषा एक विज्ञान है जबकि साहित्य जो है वो एक कला है। देखिए, विज्ञान का तात्पर्य हो गया कि भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई है, यानी भाषा का अपने नियम है, भाषा के अपने सिद्धांत हैं, भाषा अपने खुद के सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ती है, चलती है। तो किसी भाषा को समझने के लिए उसके नियमों के आधार पर, उसके सूत्रों के आधार पर, उसके सिद्धांतों के आधार पर उसे सीखा जा सकता है। यानी भाषा में विज्ञान के नियम काम करते हैं। आपने जब हिंदी में पीजी करेंगे आप तो वहाँ एक पेपर चलता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का तात्पर्य हो गया कि भाषा के नियमों, भाषा के सूत्रों और भाषा के सिद्धांतों के बारे में जानना। कोई भी जो भाषा होती है वह सैद्धांतिक होती है, उसमें उसके अपने नियम होते हैं, उसके अपनी व्याकरण होती है, उसके अपने वो रूल्स को फॉलो करती है। तो इसका मतलब हो गया भाषा एक विज्ञान है। भाषा का मतलब वैज्ञानिक रूप है। भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर चलने वाला संप्रत्यय है। किंतु साहित्य कला है। कला का तात्पर्य यहाँ पर हो गया व्यक्ति की, हर व्यक्ति अपने अपने साहित्य में जो है अपने अपने खुद के गुणों के आधार पर उसको एक नया रूप प्रदान करता है। साहित्य में सौंदर्य होता है, साहित्य में भाव होते हैं। भाषा में भाव की आवश्यकता नहीं होती है, साहित्य में भाव की आवश्यकता होती है। साहित्य में सौंदर्य की आवश्यकता होती है, अलंकार की आवश्यकता होती है। उसमें जो है गाय मतलब अपने जो कहेंगे जो है उसमें रस की आवश्यकता होती है, उसमें जो लय ताल की आवश्यकता होती है। बात ये करें कि साहित्य क्या हो गया, फिर साहित्य एक मन के अंदर उभरे हुए सौंदर्य का रूप है, इसीलिए इसे एक कला कहा गया है। तो यहाँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि भाषा एक विज्ञान है तो साहित्य एक कला है। ठीक है ना। अब तीसरी जो बात करते हैं तो वो तीसरा जो अंतर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि भाषा का जो ज्ञान है वो बोधनिष्ठ है। भाषा बोधनिष्ठ ठीक है, और जो साहित्य है वो व्यक्तिनिष्ठ है। यहाँ एक बहुत बारीक सा कॉन्सेप्चुअल अर्थ है। बोधनिष्ठ का तात्पर्य क्या हो गया कि भाई ऐसा है कि भाषा का बोध किया जा सकता है। भाषा को जो बाकी भाषा का कोई भी वाक्य है वो सभी समान रूप से यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसका समान रूप से अर्थ लेते हैं। जैसे कह दिया कि आपने खाना खा लिया है, तो सभी व्यक्तियों के द्वारा यह वाक्य सब यूज में लिया जाता है और सभी व्यक्ति इसका यूज लेने के बाद में, उपयोग करने के बाद में इसका समान अर्थ ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन सभी करते हैं। बहुत सारे ऐसे भाषा के रूप शब्द हैं, तो इसका मतलब हो गया भाषा बोधनिष्ठ होगी। भाषा का बोध किया जाता है, भाषा को समझा जाता है। जबकि साहित्य की बात करें तो ये व्यक्तिनिष्ठ होती है। व्यक्तिनिष्ठ का तात्पर्य हो गया कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो जो भाषा के विभिन्न रूपों का उपयोग करके और खुद के विचारों को जो प्रस्तुत किया जाता है वो व्यक्तिनिष्ठता कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी हर व्यक्ति साहित्य अपने हिसाब से बनाता है। हर व्यक्ति का साहित्य अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की साहित्यिक जो अभिव्यक्ति है वो भी अलग अलग होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की साहित्यिक अभिव्यक्ति अलग अलग होने के कारण ही इसे व्यक्तिनिष्ठ कहा गया है।
है, जबकि भाषा ऐसा नहीं है। भाषा सभी जगह समान रूप से प्रयोग में ली जाती है। जैसे हिंदी भाषा के जितने भी पद हैं वो समान रूप से सभी के द्वारा समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं और सभी उसका समान रूप से अर्थ रहते हैं। तो जिस चीज़ का प्रयोग सभी समाज समान रूप से करता है वो बोधनिष्ठ होती है। बोधनिष्ठ का मतलब हो गया उसका अर्थ एक जैसा होना, बोध होना यानी सभी को उसका ज्ञान होना। जबकि साहित्य वो व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ होने का तात्पर्य यहाँ हो गया इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल पद की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल पद की बात जब करते हैं तो व्यक्ति अकेले में बैठता है, विचार करता है, मन में जो नए शब्दों को जोड़ करके, नए विचारों को जोड़ करके, नए भावों को जोड़ करके एक जो रचना बनाता है वह साहित्य होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है भाषा बोधनिष्ठ है और साहित्य व्यक्तिनिष्ठ है। आगे नहीं आगे अब हम बात करते हैं कि जो है इनके जो तत्व हैं वो क्या क्या हैं। जब हम भाषा के तत्वों की बात करते हैं तो भाषा के जब तत्वों की बात करते हैं तो भाषा के जो तत्व हैं, भाषा का निर्माण किससे हुआ, भाषा तत्व कैसे हैं। तो भाषा तत्व जो होते हैं वो होते हैं व्याकरणीय पक्ष, समझ में आ गया कि पद संरचना। देखो भाषा के तत्व में अपन जैसे चलते हैं पद, वर्ण, अक्षर, वाक्य संरचना, व्याकरणीय पक्ष, ये सब मिलकर के भाषा के तत्व बनते हैं। जब हम साहित्य के तत्व की बात करते हैं तो साहित्य के जो तत्व होते हैं वो अलग रूप में सामने आते हैं, जैसे गद्य, पद्य, ठीक है, और गद्य पद्य के विभिन्न रूप, गद्य पद्य के विभिन्न रूप। जैसे यहाँ कहते हैं गद्य में हमारे सामने बहुत सारे वो जैसे कथा, कहानी, निबंध। पद्य की बात करें हम कविता, कहानी, कविता, समझ आ गई है। और भी बहुत सारे जो है बहुत सारे हम कविता के नई कविता नई ये सब चीज़ें हम जो देखते हैं तो ये हमारे सामने आ रहे हैं, है ना। और भी देखें हम और रूप आते हैं हमारे सामने, नाटक, उपन्यास, समझ आ रहे हैं। ये गद्य पद्य के जो विभिन्न रूप हैं ये साहित्य को बनाते हैं। तो समझिए कि भाषा किससे निर्माणित होती है। भाषा के लिए वर्ण की आवश्यकता होती है, पदों की आवश्यकता होती है, पद, वर्ण, अक्षर, वाक्य संरचना होती है, व्याकरणीय पक्ष होता है, यानी इन सब से मिलकर के किसी भाषा का निर्माण होता है। जब भी हम साहित्य की बात करें तो साहित्य जो है वो निर्माण होता है वो गद्य पद्य के विभिन्न रूपों से, जिन्हें हम जानते हैं एकांकी या कथा, कहानी, निबंध, कविता, समझ में आ रही है, दोहे, इन सब चीज़ों से मिलकर के जो है साहित्य का निर्माण होता है। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जो है भाषा के जो तत्व हैं वो पद, वर्ण, अक्षर, वाक्य संरचना, व्याकरणिक पक्ष होते हैं और साहित्य के जो तत्व होते हैं वो गद्य पद्य के विविध रूप होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अभी जो भाषा और साहित्य वो दोनों अलग हैं और इसके अलावा कुछ बारीक अंतर और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे आपसे। तो हम भाषा और साहित्य के अंतरों की बात कर रहे थे। तो चौथा जो अंतर है वो थोड़ा सा बहुत बारीक है, इसको समझने में थोड़ा सा हमें बारीकता के साथ में यानी तथ्यों के साथ समझना होगा। भाषा तथ्यों और प्रत्ययों का विश्लेषण करती है। तथ्यों और प्रत्ययों का मतलब ये हो गया या तो एक पद या एक पद से जुड़ के बनने वाली वाक्य संरचना, उनका विश्लेषण होता है। इसमें कहने का तात्पर्य हो गया एक एक शब्द की विशेष पहचान होती है। ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है, ये विशेषण है। बात समझ आ रही होगी मेरी आपको। ये जो है उपसर्ग है या ये प्रत्यय है। एक एक पद को हम विश्लेषित कर सकते हैं और तथ्यों को विश्लेषित कर सकते हैं। लेकिन जो साहित्य होता है वो समग्र और पूर्ण विश्लेषण होता है। कहने का तात्पर्य हो गया कि इसमें वहां पर जो है पदों की विशेषता नहीं देखी जाती है, वहां पदों से मतलब नहीं होता, वहां समग्र विश्लेषण किया जाता है, पूरे पद का विश्लेषण किया जाता है। आगे समझ नहीं आती है कि ये सब छंद है, ये दोहा है, आगे समझ नहीं आती है, या ये जो है नई कविता है। इस तरह से हम पूरे बात की जब बात करते हैं तो यहाँ विश्लेषण चल रहा है और समग्र का चलता है। बात समझने की कोशिश कीजिए। साहित्य में ये पूरा गद्य की विधा है, ये उपन्यास है पूरा, ये निबंध है, उपन्यास बड़ा निबंध है कि ये निबंध है, ये एकांकी है। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि जो भाषा होती है वो एक एक पद का विश्लेषण करने के लिए इन भाषा में एक एक पद का तथ्य का विश्लेषण संभव है। जबकि साहित्य की जब हम बात करते हैं तो साहित्य में वहाँ पर एक एक पद का
या एक एक शब्द का नहीं देखा जाता है, वहां पर पूरे पद का, पूरे जो संपूर्ण वृत्तांत है उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बारीक अंतर है। भाषा में तथ्यों और तथ्यों का विश्लेषण होता है, जबकि साहित्य की हम बात करते हैं तो यहाँ साहित्य में समग्र साहित्य का या पूर्ण साहित्य का विश्लेषण किया जाता है। साहित्य की कोई सी भी विधा हो उसका विश्लेषण उसी के आधार पर किया जाता है। जब हम पांचवें अंतर की बात करते हैं तो भाषा जो होती है वो विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है, यानी भाषा का जब निर्माण किया जाता है तो वहाँ विशिष्ट नियमों को देखा जाता है, जहाँ नियमों के आधार पर उसकी संरचना देखी जाती है। भाषा में जैसे हम अंग्रेजी की बात करें कि अंग्रेजी में हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चलता है, यानी सबसे पहले बात देखें हम वहाँ पर कर्ता चलता है, फिर क्रिया चलती है और फिर उसके बाद कर्म चलता है। जब हिंदी की बात चलते हैं तो हिंदी में आने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर विशिष्ट नियमों के हिसाब से ये हो गया कि सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद में जो है कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगी। हिंदी में ठीक इसी प्रकार से चलता है, किसी भी पद को जब बनाओगे तो वहाँ कर्ता चलेगा, उसके बाद कर्म चलेगा और फिर क्रिया चलेगी। जैसे राम ने खाना खा लिया है तो राम हो गया यहाँ पर कर्ता, खाना खा लिया, खाना हो गया यहाँ कर्म, और जो खा लिया है वो है क्रिया। अंग्रेजी में चलेंगे राम इज ईटिंग फूड या राम हैव टेकन फूड, तो राम हैव टेकन, तो राम तो यहाँ पर आपके सामने जो है आपका सब्जेक्ट हो गया और हैव टेकन आपकी वर्ब हो गई और फूड यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे समझने की कोशिश करें कि भाषा जो है वो विशिष्ट नियमों के आधार पर चलती है, जिसमें जो भी नाउन जो है, नाउन एडजेक्टिव यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो बाकी के अंग हैं उनका एक सिस्टम है, वो हर भाषा में अपना अपना होता है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए भाषा का निर्माण किया जाता है। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में विशिष्ट नियमों को नहीं देखा जाता कि सब संज्ञा के बाद क्रिया ही आएगी, कर्ता के बाद क्रिया ही आएगी या कर्म आएगा। वहाँ पर जो नियम देखा जाता है वहाँ पर उसका भिन्न रूप देखा जाता है, वहाँ उसका लय, ताल और जो उसके पद हैं, छंद हैं, जो उनको देखा जाता है। वहाँ पर अलंकारों को देखा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया, यानी गद्य की विधाओं को देखा जाता है। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि जब साहित्य को निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर विशिष्ट नियमों को नहीं देखा जाता, वहाँ उसके स्वरूप को देखा जाता है कि ये कविता है या ये काव्य है या ये पद्य है या ये गद्य है या ये पत्र है, पत्र को भी पत्र के हिसाब से लिखा जाता है, ये निबंध है, निबंध के हिसाब से लिखा जाएगा, ये स्टोरी है, कहानी है, इसको इसके। तो बात ये हो गई निबंध है जैसे प्रस्तावना, उसके बाद में उसकी जो है बीच का जो महत्वपूर्ण भाग होता है आंगिक, उसको और फिर अंत में उपसंहार। तो इस प्रकार से हर चीज के अपने नियम होते हैं। तो यानी भाषा विशिष्ट नियम के आधार पर चलती है, उसका अनुसरण करती है। भाषा का कोई भी वाक्य उठा के देखेंगे वो विशिष्ट नियम के आधार पर बना होता है, जबकि हम साहित्य के किसी भी अंग को देखेंगे, किसी भी पद को उठाकर देखेंगे, उसमें भाषा के नियमों का पालन नहीं होता है, नियम के फॉलो नहीं किया जाता, वहाँ तो उसको विभिन्न स्वरूप ही सामने आते हैं। तो ये आपके 5 अंतर समझ में आ गए होंगे। जब हम छठे अंतर की बात करते हैं, इसका छठा जो अंतर है वो बहुत ही बारीक अंतर है। छठे अंतर की जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो है भाषा जो है ना वो संप्रेषण के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, संप्रेषण के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात व्यक्ति के द्वारा जो विचारों को दूसरे को प्रदान किया जाता है, ठीक है, उसको प्रकट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। और क्या करती है? संप्रेषण की संरचना, जो भाषा है संप्रेषण के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात आपके द्वारा जो दूसरों को विचारों को पहुंचाया जाएगा वो किस तरह से पहुंचाया जाएगा, वो भाषा के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है आप अपने विचारों को पहुंचाते हो, इसका मतलब आपने भाषा को प्रकट किया। और संप्रेषण की संरचना अर्थात जो आप दूसरे को विचार देने वाले हैं उसकी संरचना वैज्ञानिक होगी, एक पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली होगी, एक सही अर्थ प्रदान करने वाली होगी। ये आपने समझ में आ जाना चाहिए कि संप्रेषण के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करना, यानी आपने जो भी विचार आपने भेजे, आप एक व्यक्ति से जब दूसरा व्यक्ति बात करता है तो वो एक भाषा का ही उच्चारण करता है। ऐसे ही संप्रेषण की संरचना को प्रकट करती है आपके द्वारा। संरचना का मतलब ये हो गया एक नियमित
पद की संरचना, एक सिस्टम पद की संरचना, यानी कहने का मतलब है जो चीज जहाँ होनी चाहिए वह वाक्य, वह शब्द, वह अक्षर, वर्ण वहीं पर होना चाहिए, दूसरी जगह नहीं कर सकते। मैं खाना खा रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं रहा हूँ खाना, ये भाषा नहीं हुई। आप ये कहोगे कि किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ ये वाक्य की एक सही संरचना है। लेकिन आप इसको ये कह सकते हैं कि खाना खा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह सकते आप, समझ गए? या रहा हूँ खाना मैं, ऐसे भी नहीं कह सकते आप। अगर ऐसा कहोगे तो वो एक भाषा नहीं होगी। तो इसका मतलब हो गया संप्रेषण के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है और संप्रेषण की संरचना को प्रकट करने का काम करती है। जबकि हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य जो है वह समाज व राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है साहित्य, ठीक है, और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। साहित्य पूरे समाज और राष्ट्र की पहचान होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष का जो साहित्य होता है, जैसे हम ये कहें, अभी एक तात्कालिक उदाहरण अपन जैसे लेंगे, इस समय पर बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार में छठ पूजा चल रही है। अब जब छठ पूजा चल रही है तो वहाँ पर छठ पूजा पर भोजपुरी भाषा के माध्यम से जो है छठ मैया की गीतों का जो है निर्माण होता है और वहाँ पर उनका इस समय पर जो है बहुत तीव्र दिख से प्रसारण होता है। वो उसकी पहचान होगी पूरे वर्ल्ड में, मैथिली भाषा में। तो वही बात मैं आपसे कहने कह रहा हूँ कि जो साहित्य है, मैथिली जो साहित्य है, वो पूरे विश्व में वहाँ के समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब वो छठ मैया के गीत बनाए जा रहे हैं, जिसका मतलब है वहाँ सामाजिक जो संरचना है, छठ मैया का जो धार्मिक आधार है, उसको प्रस्तुत करते हैं वो। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि साहित्य और समाज और राष्ट्र के, साहित्य जो है समाज और राष्ट्र के जो व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसकी पहचान होते हैं। जबकि संप्रेषण ऐसा नहीं करता है, भाषा जो है वो ऐसा नहीं करती है। कोई भाषा किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, क्योंकि भाषा आज ग्लोबल हो गई है, वैश्विक हो गई है। आज अंग्रेजी भाषा की बात करें, क्या केवल वो अंग्रेजों का अर्थात ब्रिटिश का ही प्रतिनिधित्व करती है? नहीं, आज पूरे वर्ल्ड में उसको लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज माना गया है, तो वो केवल ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अमेरिका में भी अंग्रेजी चल रही है, चाइना में, रूस में, या भारत में, या पाकिस्तान में, सब जगह पर हम आज अंग्रेजी। तो इसका मतलब इससे ये नहीं हुआ कि वो केवल इंग्लैंड का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। जबकि वहाँ का जो साहित्य है, अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य है, वो वहीं का प्रतिनिधित्व करता है, वो भारत का प्रतिनिधित्व, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। हम जब अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो अंग्रेजी जो साहित्य है वो वहीं का प्रतिनिधित्व करता है। यही बात यहाँ होती है, जब भारत के साहित्य की बात की जाती है तो पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल में वह उसका भारत का प्रतिनिधित्व करता है। महाभारत की चले जाएं, रामायण की चले जाएं, या गीता की चले जाएं, या हम कोई और चले जाएं, लेकिन जैसे ही हम बाइबल पर आते हैं तो बाइबल इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करता है। वो जैसे हम कुरान की बात करेंगे तो वो जो है वहाँ के जो अरब देश हैं, या जो सऊदी अरब साइड के जो देश हैं जहाँ पर मोहम्मद साहब ने इस धर्म की स्थापना की थी, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव करती हैं, और उस तरह से वो जो है किसी, हाँ ये हो सकता है कि जो आज उर्दू भाषा का जो साहित्य है वो पहचान उस क्षेत्र की हो गई जहाँ पर उर्दू का ज़्यादा लालन पोषण या पालन हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो साहित्य है वो समाज और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। वो साहित्य राष्ट्र और समाज की पहचान होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो छठा अंतर आपके समझ में आ जाना चाहिए कि भाषा संप्रेषण का प्रतिनिधित्व है, तो साहित्य समाज और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है। ठीक है ना? तो एक अंतर और बारीक सा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं इसके बाद। तो हम अगले अंतर की बात करते हैं। तो जो सातवां अंतर आता है वो ये कहता है कि भाषा का जो उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति में, किसी भी जो है व्यक्ति में श्रवण, वाचन, पठन और लेखन के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भाषा का निर्माण किया जाता है। यानी वह व्यक्ति जब भाषा सीखता है तो इन चारों स्टेप्स के माध्यम से ही वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। भाई व्यक्ति का पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा को सीखने का उद्देश्य होता है उसको श्रवण कर सके यानी वह उसको सुन सके, वाचन कर सके अर्थात उसको बोल सके, पठन कर सके यानी उसके लिखित रूप को पढ़ सके, और लेखन और साथ उसके लिखित रूप व्यक्ति को दे सके। जबकि हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में श्रवण, वाचन, पठन, लेखन से ज्यादा आवश्यकता होती है सौंदर्य पक्ष महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति साहित्य का जो है मौखिक या लिखित रूप दोनों ही दे सकता है, लेकिन वह आवश्यक नहीं है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य है कि बोध तो हो, बोध के साथ में भी सौंदर्य पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है साहित्य में। तो यहाँ देखने की कोशिश करें कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो है सौंदर्य पक्ष, और जो भाषा का उद्देश्य है वो है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाषा जो है वो इन चीजों से जुड़ी होती है, चारों से, जबकि साहित्य
साहित्य का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो सौंदर्य पक्ष है, यानी इसके रस, छंद, अलंकार, जो इसकी भाव वो महत्वपूर्ण होते हैं साहित्य में। अगर ये नहीं है तो वह साहित्य नहीं कहलाएगा। जबकि भाषा में ये आवश्यक होते हैं, अगर ये नहीं व्यक्ति जानता तो उसके पास कोई भाषा नहीं आ सकती। भाषा के कम से कम ये दो रूप तो उसके पास होने ही चाहिए, सुनना और बोलना। इसी भाषा को सुनना बोलना आवश्यक है, कम से कम ये मौखिक रूप तो हों। उसके बाद के हैं पठन और लेखन। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में भी यही बात होती है कि बहुत सारे लोग जो है साहित्य को एक स्वाभाविक रूप में बोलना और गाना शुरू कर देते हैं और उसके सौंदर्य पक्ष को स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं, जिसमें हमारे देशी लोकगीत बहुत शामिल हैं जो सामान्य सौंदर्य पक्ष के साथ में उनको बड़ी चाव से सुना जाता है और जो है उनको प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है। दूसरी होती है भाषा। भाषा का स्वरूप निश्चित है, भाषा विकासशील है, भाषा में जो है विकास होता है, परिवर्तन नहीं विकास। दोबारा समझने की कोशिश करना, भाषा का स्वरूप निश्चित होता है, यह विकासशील है और भाषा हमेशा विकसित होती रहती है। भाषा विज्ञान का एक पक्ष है, इसके माध्यम से इसमें जो है नए नए विकास के आयाम जुड़ते जाते हैं। जबकि हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का एक रूप हमारे सामने नहीं आता, हर एक समय के बाद, एक समय के अंतराल के बाद उस साहित्य का जो रूप है, स्वरूप है, वो परिवर्तनशील होता जाता है। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भाषा और साहित्य के अंतर के बारे में पढ़ा। एक जो है 8 अंतरों के बारे में पढ़ा। आप इसे टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में बना सकते हैं और मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है लेकिन समझाया हुआ था आपको। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि आप जो है अपने पॉइंट्स के आधार पर आप अपनी शब्दों में इनका अंतर तैयार करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और आपके परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में अगर कोई चर्चा है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं या अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, कल नए टॉपिक के साथ फिर पुनः हाजिर होंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आज हमने BSc B.Ed 3rd ईयर के संदर्भ में भाषा एवं साहित्य प्रकरण को लेकर के जो उनका पेपर है पाठ्यक्रम के पार भाषा, उसके संदर्भ में चर्चा की। ठीक है, थैंक यू।